हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएल करियर एकेडमी। केमिस्ट्री नीट एक्सप्रेस सीरीज में बच्चों आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, साथ में डिटेल कंटेंट भी हमने पढ़ा था। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन रहेगा, देन कल हम कंप्लीट सिलेबस के आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपना पहला टॉपिक रहता है बच्चों, वो रहता है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करूँ आपके सामने, तो ध्यान से देखना, क्लियरली विजिबल है या नहीं बता देना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है। वो क्या क्या है पहले बताओ, दिख रहा है या नहीं? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में क्लासीफाइड हैं। थोड़ा और इसका साइज हम इनलार्ज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही है सर, है ना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। क्या क्या है सर? वो आती हैं आपके पास, एक तो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, है ना, जिनमें स्ट्रेट चेन लगी है, और एक है आपके पास साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन में आप देख सकते हो कि रिंग नहीं आ रही है, और जो क्लोज चेन है उनमें क्या है, रिंग आएगी। अब क्लोज चेन वाले दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब ये है बच्चों, जो रिंग होगी ना वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच होगी, और हेट्रो का मतलब जो है कि रिंग में कहीं ना कहीं तो एक डिफरेंट एटम आ जाए, जैसे कार्बन की रिंग है ना, बीच में ऑक्सीजन आ गया, इस तरीके से। वहीं होमोसाइक्लिक दो तरीके के होते हैं बच्चों, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें सेम एटम्स हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स की अपनी कुछ कंडीशन होती हैं, आगे आप देखोगे, ठीक है, कि यहाँ पे सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होता है, ठीक। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं, ठीक है। तो हकल रूल को फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। फिर एरोमेटिक भी आपके आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी, जैसे ये रहा बेंजीन, एनिलीन। नॉन बेंजीनोइड में बच्चों बेंजीन रिंग नहीं होगी, बट ये क्या होगा, आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है कि नहीं, बताओ। बात समझ आ रही है? क्लासिफिकेशन ठीक है। चलो आगे बात करते हैं आपसे कि कंपाउंड्स को प्योरीफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। प्योरीफिकेशन पे अगर मैं आपसे बात करूं तो इम्पोर्टेंट है, इस बार अलग से मेंशन भी है, प्रैक्टिकल टेक्निक्स। डिस्टिलेशन बच्चों, डिस्टिलेशन कब होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 के से ज़्यादा हो, और अगर कम है तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज हो जाता है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में बच्चों ये होता है कि आप एक सॉल्वेंट यूज करते हो, है ना, जिसमें कि आपका प्योर कंपाउंड जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है, वो इम्प्योरिटीज ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, तो वो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं। क्रिस्टलाइजेशन भी उसी टेक्निक पे वर्क करता है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट देन अ प्योर कंपाउंड। क्रोमेटोग्राफी बच्चों अलग अलग तरीके से होती है, कुछ हैं जो एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे वर्क करती है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी है आपके पास, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, तो ये अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, कलर्ड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज होती हैं। सब्लिमेशन, ये ऐसे कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होती हैं जो कि सीधे सॉलिड स्टेट से कहाँ है, गैसियस स्टेट में कंबाइन कर जाते हैं, ठीक। और देखो आप, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको क्या ध्यान रखना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब बताना है कौन सी चीज कितनी प्रेजेंट है, मतलब कौन सी चीज प्रेजेंट है, कितनी है वो तो हम क्वांटिटेटिव में देखेंगे। तो हेलोजेंस को क्वालिटेटिवली आप कैसे डिटेक्ट करोगे, आप इनका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाओगे और उसको एसिडिफाई करोगे कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, देन उसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करोगे। अगर बच्चों व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो क्लोरीन है, पेल येलो आया यानी कि लाइट येलो तो ब्रोमीन हो जाएगा, और अगर डार्क येलो आएगा तो कैसा हो जाएगा, डार्क येलो आएगा तो बताओ, तो आयोडीन होगा, ठीक है। सल्फर को वही सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, इसको एसिडिफाई करते हैं एसिटिक एसिड से, और लेड एसीटेट इसमें ऐड कर दिया जाता है। अगर यहाँ से ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, तो उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिटेक्शन बच्चों वही सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया
और उसको बॉयल किया आयरन सल्फेट के साथ, देन उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, एसिडिफाइड कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से आपको नाइट्रोजन का डिटेक्शन देखने को मिलेगा, आयरन का थर्ड सल्फेट है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको K4FeCN का 6 होल थ्राइस पर्शियन ब्लू कलर बच्चों देखने को मिल जाएगा, है ना, पर्शियन ब्लू कलर आ जाएगा, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक। और देखो आप फॉस्फोरस को कैसे करोगे, फॉस्फोरस के लिए बेटा वही है, कंपाउंड को ट्रीट किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, देन उसको बॉयल किया जाता है HNO3 के साथ, अमोनियम मॉलिब्डेट का आपको यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, ठीक। और बाकी सर कार्बन और हाइड्रोजन कैसे डिटेक्ट होंगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन डिटेक्ट होंगे बच्चों कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करके। तो कार्बन CO2 फॉर्म करेगा, जिसके आप लाइम वाटर टेस्ट करा सकते हो आगे कंफर्मेशन के लिए। बताओ ये बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक। उसके बाद क्वांटिटेटिवली कैसे करेंगे सर, है ना, तो क्वांटिटेटिवली आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन को आप क्वांटिटेटिवली कैसे डिटेक्ट करोगे, परसेंटेज कार्बन, जिसका फॉर्मूला है 12 इंटू M2 इंटू 100 अपॉन में 44 इंटू M। M2 क्या है बच्चों, यहाँ पे M2 है कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ, और M क्या है कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपके पास। देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो M1 से डिनोट किया गया है, उसके लिए फॉर्मूला है। नाइट्रोजन को आप डिटेक्ट करते हो बच्चों ड्यूमास मेथड से और जेल्डाल मेथड से, ठीक है। चलो उसके लिए भी आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। हेलोजेंस को डिटेक्ट किया जाता है केरियस मेथड से। इसी तरीके से सल्फर को भी डिटेक्ट करने का तरीका है बच्चों केरियस मेथड, है ना। सल्फर को भी आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, केरियस मेथड की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हो। और फॉस्फोरस का भी है अपने पास फॉर्मूला, ठीक। तो आपको फॉर्मूले ध्यान रखने, न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की आपसे बात करूं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड के अक्रॉस। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई ग्रुप आएगा और दूसरे ग्रुप को हटा के जगह ले लेगा। एलिमिनेशन मतलब मॉलिक्यूल में से कोई ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो वो एलिमिनेशन कहलाएगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होता है जब रिएक्शंस होती हैं। तो होमोलिटिकल क्लीवेज होता है, मान लो जैसे A और B के बीच में बॉन्ड बना है, तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लोगों को मिल गया, तो इसकी वजह से फॉर्मेशन किसका होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है ना, और अगर आपके पास क्या है हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, तो डिपेंड करता है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन B के पास चले गए तो B के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की ज़्यादा है तो B के पास क्या आ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरीके से कार्बन का बॉन्ड अगर किसी चीज के साथ बना हुआ है, ठीक है, तो कार्बन का बॉन्ड अगर कार्बन से कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे और कार्बन पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकैटाइन बन जाता है। और अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही होगी उस चीज से, तो क्या बन जाता है, कार्बेनाइन बन जाता है, ठीक है सर, को रब करना जरूरी है। देन आपके पास दो कंपाउंड निकल के आते हैं, है ना, जब आप रिएक्शन कराते हो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं सर इलेक्ट्रोफाइल, नाम ही बता रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग जो होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अटैकिंग रिएजेंट की आपसे बात करूं, तो वो कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, है ना, इंटरमीडिएट। चलो ये सारे क्या थे, आपके अटैकिंग रिएजेंट थे। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, रिएक्शन होने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और उस पर अटैकिंग रिएजेंट डाल दिया, इंटरमीडिएट बनता है। तो वो कार्बोकेटाइन बन सकता है बच्चों, है ना, कार्बेनाइन बन सकता है। कार्बोकेटाइन जो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बेनाइन बच्चों
एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। फ्री रेडिकल भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जहाँ पे कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब तीनों की मैं अगर स्टेबिलिटी की आपसे बात करूं तो इसके लिए आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे देखो आप यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है बच्चों, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो जाता है बच्चों एस इलेक्ट्रॉन्स का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, ठीक है, जो कि डायरेक्टली लगे होते हैं किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक क्या करना होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स आपको चेक करने होते हैं, उससे आप स्टेबिलिटी बता देते हो। जिसके नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इसलिए यूज़ होता है बच्चों क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है सर। देन आप नेक्स्ट इफेक्ट देखना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इससे स्टेबिलिटी तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बताता है कि अगर आपके पास है ना एल्कीन या एल्काइन रहा होगा तो जो पोलर रिएजेंट है उसके प्रेजेंस में एल्कीन या एल्काइन अपने आप को पोलराइज कर लेता है, मतलब अपना जो उसका मल्टीपल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर लेता है, ठीक, ये बताया गया है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सर, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में देखो डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ क्या चले जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसने इलेक्ट्रॉन किसी चीज से ले लिए तो वो माइनस आई ग्रुप है, और उसकी वजह से किसी को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो प्लस आई ग्रुप है। जैसे आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं प्लस आई ग्रुप, और माइनस आई ग्रुप्स होते हैं आपके जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो, ठीक है। चलो, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है सर, रेजोनेंस बच्चों तब होता है जबकि आप डीलोकलाइजेशन कर पाओ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। जब एक ही मॉलिक्यूल से आप सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाते हो तो आप मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो वाया डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। अब रेजोनेंस इफेक्ट भी दो तरीके का होता है, प्लस आर या माइनस आर। प्लस आर कब होगा बेटा, जब कोई ग्रुप लगा हुआ है ना जिसका आप इफेक्ट देखना चाह रहे हो, और उसके फर्स्ट एटम पे बच्चों या तो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। और अगर जो ग्रुप है ना, उसके पहले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है या मल्टीपल बॉन्ड है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे वो माइनस आर इफेक्ट शो करता है, ठीक है। बात समझ आ रही है नहीं, तो आप जिस एल्काइल चेन में या एराइल चेन में ग्रुप जो लगा है उसके पहले एटम से डिसाइड कर सकते हो कि वो किस तरीके का इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है सर। चलो ये बात हो गई, ठीक। इसके बाद हम आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, बाकी बातें तो हमने कर ही ली। देखो आइसोमर्स क्या होते हैं सर, आइसोमर्स वो होते हैं बेटा जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है या अरेंजमेंट होता है स्पेस में, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से आइसोमेरिज्म है सर, उसके हिसाब से देखो बेटा, पोजीशन आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, यहाँ कीटोन है या एल्डिहाइड है। मेटामेरिज्म होता है जब फंक्शनल ग्रुप के दाएं बाएं या दोनों साइड जो एल्काइल चेन की लेंथ डिफर कर जाए। देन रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, आप ओपन चेन कंपाउंड को रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, डिफरेंट स्पेस में अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से दो टाइप के आइसोमर्स निकल के आते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब होगा बच्चों जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होगा जब कनेक्टिविटी बदलेगी एटम्स की, है ना। IUPAC नेमिंग करने के लिए क्या करना होता है सर, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, उसके बाद उस चेन में आप देखो कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, जहां से फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहे हो वहां से आप नंबरिंग करना शुरू कर दो। अगर बच्चों एक मतलब दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, तो आप देखो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की जो लोकेशन है उसका सम कहाँ पे लो आ रहा है, उसे लोएस्ट लोकेंट रूल कहा जाता है। देन अल्फाबेट रूल, अगर आपको दो चीजों का नाम लिखना है, सेम ही पोजीशन पे भी है, सेम प्रायोरिटी भी है, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा उसका नाम पहले आ जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है उसका सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसका क्या यूज हो जाएगा, प्रीफिक्स यूज हो जाएगा।
क्या क्या लिखना होता है सर IUPAC नेम में? पहले प्रीफिक्स लिखते हो, फिर आप रूट वर्ड लिखते हो, एक कार्बन दो कार्बन के लिए इस प्रकार, है ना। देन प्राइमरी सफिक्स एन इन आयन की सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। देन सेकेंडरी सफिक्स जो कि किसका होता है? फंक्शनल ग्रुप का होता है, ठीक। चलो यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म भी है बच्चों, जो मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेर्स में, जहाँ पे कि कार्बन की चेन क्या होती है? डिफर होती है। तो ये बच्चों हमने रिवीजन किया था आपके फर्स्ट चैप्टर का। बताओ कोई चीज रही तो नहीं सर? ठीक है, सारी चीज कवर कर दी। चलो अब आते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स पे। अब किस पे बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स पे, ठीक है। चलो देखना जरा हाइड्रोकार्बन्स को किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन्स बनते कैसे हैं सर? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो देखो आप पहले सिंपली आप हाइड्रोजनेशन करा सकते हो, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। देन एल्काइल हैलाइड से भी आप बना सकते हो, है ना। एल्काइल हैलाइड साथ में आप जिंक लो एसिड की प्रेजेंस में। वुड्स रिएक्शन है बच्चों, एल्काइल हैलाइड जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन वहां पे क्या होता है? डबल नंबर ऑफ कार्बन का क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स का आप डी कार्बोऑक्सिलेशन करवा लो, ये है बेटा सोडा लाइम डी कार्बोऑक्सिलेशन। यहाँ पे एक कार्बन कम वाला क्या बन जाता है? एल्केन। ये है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे आप जो कार्बोऑक्सिलेट ग्रुप है उसे छोड़ के जितने कार्बन है उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन का क्या बना दोगे आप? एल्केन बना दोगे। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों किसकी? एल्केन्स की, ठीक है। चल देन आगे बात करेंगे बच्चों क्या क्या ये लोग रिएक्शन शो करते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब इनका एक है छट के हेलोजन भी लगा सकते हो आप, उसे हेलोजिनेशन कहा जाता है। ये होती है हीट या लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो रेडिकल बनाने के लिए बच्चों बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए आप एनर्जी दोगे इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट। रेडिकल बनाने के प्रोसेस को इनिशिएशन कहा जाता है। देन आगे फिर रेडिकल्स आगे रिएक्शन को बढ़ाते हैं तो उसे प्रोपोगेशन कहा जाता है। फाइनली बच्चों सारे रेडिकल्स कंबाइन होके, है ना, मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो उन्हें टर्मिनेशन कहा जाता है। कंबशन रिएक्शन भी शो करते हैं एल्केन्स, कोई भी हाइड्रोकार्बन है कंबशन रिएक्शन दिखाएगा, जहाँ पे होगा क्या? कार्बन का कंबशन होके CO2 बन जाएगा और हाइड्रोजन का कंबशन होके H2O बन जाएगा, ठीक है। आइसोमराइजेशन होता है बच्चों एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो है वो अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन स्टीम के साथ होती है, पर्टिकुलरली जब ये मीथेन के साथ होती है तो यहाँ पे कंपाउंड मिलता है CO+H2। इसके मिक्सचर को कहा जाता है वाटर गैस मिक्सचर या फिर सिन गैस मिक्सचर। देन आप एल्केन्स का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हो। अगर कॉपर के साथ 523 केल्विन पे ऑक्सीडेशन होता है मीथेन का तो मीथेनॉल मिलता है, वहीं मोलिब्डेनम के ऑक्साइड के साथ होता है तो मीथेनल मिलता है। एरोमेटिक रिफॉर्मेशन भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ पायरोलिसिस, पायरोलिसिस मतलब होता है हीट की प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेक होना। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी एल्केन की। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए। देखना आप फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन्स बच्चों हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जिन्हें पानी से क्या लगता है? डर लगता है। जनरली नॉन पोलर होते हैं, चार्जेस का सेपरेशन आ नहीं पाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते रहेगा जैसे जैसे चेन बढ़ेगी कार्बन की, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेंडर वॉल फोर्सेस पे। मान लो सर कार्बन की लेंथ सेम है चेन में, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन है चेन में, तब क्या होगा? तब आप ब्रांचिंग देख लेना, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एल्केन्स के प्रोजेक्शन होते हैं बच्चों, कन्फर्मर्स होते हैं। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। एक्लिप्स में ग्रुप्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं। देन न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है? आपके पास देखो स्टैगर्ड और एप्लिक्स फॉर्म होती है। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन भी रहता है, अभी तो नहीं है इथेन में, बट बल्कि ग्रुप्स होंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसको टॉर्सनल एंगल कहा जाता है। देन ये क्या है? आपकी एक्लिप्स फॉर्म है। यहाँ पे क्या है? ग्रुप पास पास है, आगे एक कार्बन होता है पीछे एक कार्बन, ये मान के हम कंसीडर करते हैं। देन बात करेंगे बच्चों एल्कीन्स की, ठीक है। एल्कीन्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी यहीं पे कवर कर लूं मैं। एल्कीन्स की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है, मतलब स्मेल, ठीक है। ब्रांचिंग के साथ साथ
बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, स्टार्टिंग के कुछ मेंबर गैसेज हैं, उसके बाद लिक्विड, फिर बाद वाले सॉलिड। तो इसका रीजन है बच्चों वैंडरवाल फोर्सेस। वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से ऐसा होता है। एल्कीन्स जो होते हैं पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबलाइज। वही है लाइक डिजोल्व्स इन लाइक का फंडा लगता है। ठीक है, चलो प्रिपरेशन कैसे करोगे आप इसकी, तो देखो यहाँ पे अलग अलग आपके पास तरीके हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये रही सर। ठीक है, चलो ये जो लिखी है, ठीक है, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले है बेटा एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से, मतलब किसी आप एल्कोहल पे कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो 443 केल्विन पे, तो होगा क्या बच्चों, वहां से एल्कीन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। तो वही मैकेनिज्म चलता है विस्नल डाइहैलाइड से। विस्नल मतलब क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, सेम हेलोजन लगा हुआ है, तो वहां से आपको ये ZnBr2 रिमूव हो जाएगा और बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कीन बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड्स पे आप एलिमिनेशन करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एल्कोहलिक क्यूओएच। तो एल्कोहलिक क्यूओएच क्या करेगा, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वहां से हेलोजन, और नेक्स्ट जो बीटा कार्बन होगा उससे क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन। तो बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है इसको, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन निकल गया और हेलोजन निकल गया। एल्काइंस पे आप हाइड्रोजनेशन करा दो तो एल्कीन बना सकते हो। देन बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो देखो आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, मतलब इलेक्ट्रॉन आके ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो अगर आपने कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है, ठीक है, क्या ले रखा है, कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, SO3H आएगा, जो कि ऐड हो जाएगा बच्चों, है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। कार्बन का नेगेटिव पार्ट H2SO4 को कैसे ब्रेक करोगे आप, H+ और SO3H, इस तरीके से ही तो रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट आ जाएगा बच्चों जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसी वाटर को ऐड कर सकते हो आप, ऐसी क्या कर सकते हो, वाटर को ऐड कर सकते हो। वाटर का नेगेटिव पार्ट जो है, जैसे OH- है, मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू उस कार्बन पे आ जाएगा जिस कार्बन पे कम H है, और H+ वहां चला जाएगा जिस कार्बन पे क्या है, ज्यादा H है। ठीक है सर, को हटा देते हैं यहाँ से, आगे बात करते हैं। ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है बेटा, ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड ब्रेक होता है ना, और आप डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देते हो। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया डबल बॉन्ड के साथ, ये इधर से, तो डबल बॉन्ड हटाओ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओ, यही ओजोनोलिसिस का क्या है, मूल मंत्र है। ऑक्सीडेशन करा दो आप, है ना, तो डाइल्यूट KMnO4 या जिसे बेयर्स रिएजेंट भी कहा जाता है, तो ये क्या करता है बच्चों, बेयर्स रिएजेंट जो है सिस डाइऑल बनाता है। बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, सिस डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है कि नहीं, बताओ, समझ आ रही है बात। ठीक, पॉलीमराइजेशन हो सकता है ना, पॉलीमराइजेशन हो सकता है यहाँ पे, किस तरीके से होगा देखेंगे। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, है ना, इथीन का पॉलीथीन आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, ये एरोमेटिक रिफॉर्मिंग यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो क्या हो रहा है आपका, एडिशन हो रहा है हेलोजन का, है ना, यहाँ पे तो हो रहा है एडिशन ऑफ हेलोजन। तो कर लेंगे बच्चों हेलोजन ऐड, है ना, हेलोनियम आयन के थ्रू मैकेनिज्म जाता है। अभी तो हेलोजन दोनों पे चार्जेस सेम है, तो किसी भी कार्बन पे आप हेलोजन ऐड कर सकते हो, दोनों हेलोजन ऐड करने हैं आपको। ठीक, चलो उसके बाद अगर मैं आपसे और रिएक्शंस की बात करूं तो एल्कीन्स में मार्कोनिकॉफ रूल बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता है। यानी कि अगर कोई पोलर रिएजेंट एल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्कीन में जो ऐसा कार्बन है ना, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन, जिस पे कम हाइड्रोजन है, तो उस पे पोलर रिएजेंट का क्या है, नेगेटिव पार्ट जाके अटैच हो जाता है, उसी को मार्कोनिकॉफ रूल कहा जाता है। वहीं पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या लगता है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, खरास इफेक्ट कहा जाता है, और पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के रास्ते से जाता है। इसीलिए अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे आप, डबली बॉन्डेड कार्बन्स पे आपको कोई पोलर रिएजेंट ऐड करना है, तो पोलर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे चला जाएगा जिस पे ज्यादा H होंगे। ठीक है,
सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां आपकी मर्जी वहां H पॉजिटिव पार्ट लगाओ, जहां मर्जी वहां नेगेटिव लगाओ। लेकिन अनसिमेट्रिकल है तब मार्कोनिकोव रूल का क्या है, कॉन्सेप्ट अराइज होता है, जहां पे कि जैसे ये है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्बन पे एक H है या दो H है, तो अगर मैं HBr ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो Br कहाँ चला जाएगा बच्चों, मार्कोनिकोव रूल लगेगा तो Br चला जाएगा इस वाले कार्बन पे। अगर एंटी मार्कोनिकोव लगेगा वो कब लगता है, वो कब लगता है बच्चों, HBr साथ में पर ऑक्साइड, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे चला जाएगा जिसपे ज्यादा H है, जैसा कि हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कब मार्कोनिकोव लगेगा, कब एंटी मार्कोनिकोव लगेगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी ली। ठीक है, देन आपसे एल्काइंस की बात करेंगे बच्चों। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसको बनाते कैसे हैं सर, देखो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना आप। कैल्शियम कार्बाइड से आप इसको बना सकते हो, है ना, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कर दो तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इथाइन मिल जाएगा। वहीं पे आप कोई विस्नल डाइहैलाइड लेके 2 बार एलिमिनेशन करा दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइन मिल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजनेशन करा सकते हो, इसको एल्काइन को एल्कीन में बदल सकते हो। ठीक है, और ज्यादा हाइड्रोजनेशन कराओगे एल्कीन बन जाएगा। हेलोजनेशन करा सकते हो, हेलोजन जोड़ सकते हो। अब हेलोजन पे दोनों पे क्या है, सेम चार्ज रहा होगा तो जहां मर्जी जिस कार्बन पे आप कोई भी हेलोजन ऐड कर सकते हो। ये देखो बच्चों, वाटर का एडिशन मर्क्यूरिक आयंस और H+ आयंस की प्रेजेंस में। ठीक, ये वाली रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जिस पे कम H, यहाँ तो सर बराबर है, बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद क्या करोगे आप, ऑक्सीजन को 1 नंबर देना, कार्बन को 2 और अगले कार्बन को 3। तो 1 वाला H कहाँ चला जाएगा, 3 पे, और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड 1 और 2 के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, CHO और CH3, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और अगर आपके पास एसिड है, ठीक है, HCl ऐड कर रहे हो आप एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कैसे बनाओगे आप, जिन्हें एरीन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको बनाने का तरीका है बच्चों, डी कार्बो ऑक्सीडेशन कर दो बेंजो मतलब बेंजोइक एसिड के सॉल्ट्स का। ठीक है, तो सोडा लाइम डी कार्बो ऑक्सीडेशन में एक कार्बन कम वाला क्या मिल जाता है, एल्केन या हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। फिनॉल जिंक डस्ट, फिनॉल के साथ जिंक डस्ट ऐड कर दो, फिनॉल का OH ग्रुप चला जाता है, गंजा कर देता है इसको। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 रिएक्शंस हैं आपको पढ़नी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों अलग अलग प्रकार की होती है, नाइट्रेशन होता है, NO2 ग्रुप लग जाता है, सल्फोनेशन होता है ना, SO3H ग्रुप लग जाता है, फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन होता है तो एल्काइल ग्रुप लग जाता है, फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन होता है तो एसाइल ग्रुप लग जाता है, हेलोजनेशन होता है तो हेलोजन लग जाता है। डिपेंड करता है बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगाए, अगर नहीं लगाए तो आपकी मर्जी, जहां चाहो आप वहां ऐड कर दो इलेक्ट्रोफाइल को। वहीं आपके पास एडिशन रिएक्शन होती है बच्चों, 2 एडिशन रिएक्शन है। अगर आप H2 हीट के साथ निकल की प्रेजेंस में हीट ऐड करते हो तो बेंजीन जो है साइक्लोहेक्सेन में बदल जाएगा। वहीं पे अगर आप क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल ऐड करते हो लाइट की प्रेजेंस में 500 केल्विन पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसमें, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो इमिसिबल होता है पानी में, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, हाईली वोलेटाइल होता है, और जब बर्न होगा तो इसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, तो सूटी फ्लेम की साथ, है ना, ब्लैक ब्लैक से पार्टिकल्स आपको जब ये बर्न होगा तब दिखेंगे। ठीक है, हकल्स रूल क्या कहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, जो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो गिनती है ना वो 4n+2 के ऑर्डर में होनी चाहिए, जहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। लास्ट में एक टॉपिक और दिया रहता है आपके में, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो बेटा 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग जब एक साथ फ्यूज हो जाती है तो उनका टॉक्सिक नेचर हो जाता है। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। ठीक, तो ये कहानी थी बच्चों हाइड्रोकार्बन्स की जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, ठीक है। इनको भी क्लासिफाई करना आपको आना चाहिए। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं बच्चों sp2 कार्बन से नेक्स्ट जो sp3 कार्बन है उस पे हेलोजन लगा हो। एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एराइल हैलाइड्स होते हैं बेंजीन रिंग वाले कार्बन पे ही क्या लगा हो, हेलोजन लगा हो। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? बेंजीन रिंग से जो अगला कार्बन है उस पे हेलोजन लगाओ, ठीक है। तो ये क्या है आपके कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है। ये नहीं है लेकिन यही था, ठीक। यहाँ पे देखो नॉर्मल हेलो एल्किन्स आपको पता ही है। एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक, ठीक है ठीक है। विनाइलिक है बेटा जस्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हेलोजन लगाओ। एलाइलिक क्या है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगाओ, हेलोजन लगाओ, ठीक। उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे बच्चों इनका। मोनो हेलो एल्केन जहाँ पे एक ही एल्काइल हैलाइड लगाओ। डाई हेलो एल्केन जहाँ पे दो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल लगे हो। ट्राई हेलो एल्केन जहाँ पे तीन एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल लगे हो, ठीक है। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे पोलर नेचर होता है बच्चों, क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा। तो देखो आप, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। उसके बाद तो कहानी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो रिजल्ट होता है बच्चों Q इंटू डी का, है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस का वो होता है प्रोडक्ट। तो वो उसी के हिसाब से फिर डिपेंड करता है, इसलिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का क्या है, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। बाकी सब चीजें वैसी चलेंगी जैसा आप सोच रहे थे। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड की लेंथ कम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है बच्चों साइज के साथ साथ और मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में पैरा आइसोमर्स जो हैं वो ज्यादा बच्चों अच्छे स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं पार्टिकल्स को, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री होती है, जिसकी वजह से पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बनाएंगे कैसे सर हेलो एरीन्स को या हेलो एल्केन्स को? तो देखो हेलो एल्केन्स को बनाने का तरीका है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में आप ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दो HCl प्लस ZnCl2, वहां से बन जाएगा। PCl5 ऐड कर दो, PCl3 ऐड कर दो, SOCl2 ऐड कर दो। SOCl2 बेस्ट मेथड कहा जाता है डार्जेंस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों वो क्या होंगे, गैसियस होंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो आप फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करा के। हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हो, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करा के। जितने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन होंगे वहां वहां आप क्या है, हेलोजन लगा सकते हो। देन आप एल्कीन से भी बना सकते हो। एल्कीन पे आप हाइड्रोजन हेलाइड ऐड कर दो HX। तो अगर सिमेट्रिकल है तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट पोलर रिएजेंट का उस कार्बन पे जाएगा जिसपे कम H होंगे। हेलोजन ऐड कर दो, ठीक है। इसको तो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी कहा जाता है। अगर एल्कीन पे आपने ब्रोमीन वाटर ऐड किया तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा बच्चों ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, अनसैचुरेशन है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है बच्चों फिंकल स्टीन रिएक्शन या फिर स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकल स्टीन में जैसा कि नाम बता रहा है F आ रहा है, ठीक है। F आ रहा है तो वहां पे क्या होगा कि फ्लोराइड्स नहीं बनेंगे। फिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या है, फ्लोराइड्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हेलोजन की जगह आपका I आ जाएगा, सोडियम आयोडाइड रहता है, सॉल्वेंट भी रहता है, ड्राई ईथर वगैरह, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन में आप फ्लोराइड बनेंगे। AgF ले सकते हो बच्चों आप, Hg2F2 ले सकते हो, ठीक है। SbF3 ले सकते हो, ये सारी चीजें आप ले सकते हो यहाँ पे। एल्केन से मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। देन हम बात करेंगे बच्चों हेलो एरीन्स को कैसे बनाया जाता है, लगे हाथ इन पे भी बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स का ही आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओ। तो किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल भेज रहे हो, है ना, हेलोजन भेज रहे हो तो हेलोजन ऐड हो जाएगा। अब ये जो ग्रुप है बच्चों ये क्या है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, इसको डायरेक्ट करता है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा, ठीक।
आगे बात करते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन से भी आप बना सकते हो इसको। देखो एनिलीन जो होता है उसका आप नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीटमेंट कराओ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। देन उस पे अगर आप Cu2H2 यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ऐड करते हो तो वहां से वो क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। इसको सेंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और है क्या कोई? नहीं है, ठीक। अब हम बात करेंगे बेटा हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज की, जिसमें कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। SN1 में कार्बोकैटाइन बनता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। रिएक्टिविटी जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पर डिपेंड करती है, यानी कि 3:1। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं बच्चों, यहाँ रेसमाइजेशन होता है, जितना मतलब है ना, वैसे तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है बट यूजुअली हम रेसमाइजेशन बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, बैक साइड अटैक भी कर सकता है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन वो कैसा है? प्लेनर। वहीं SN2 में बच्चों ट्रांजिशन स्टेट बनता है, पुराने वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, नए वाले बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक ही करेगा, क्योंकि जहां से बच्चों लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा दोनों एक साइड से नहीं आ सकते। तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, और ये डिपेंड करता है बच्चों स्टेरिक क्राउडिंग पे। तो इसलिए प्राइमरी जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनका क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर का रेट ज़्यादा होता है। एलिमिनेशन करा सकते हो आप, बीटा कार्बन से H निकल जाता है तो बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बेनाइन बन जाता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो निकल जाता है। तो इसे बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है, बेस की प्रेजेंस में होती है। अगर एक से ज्यादा एल्कीन बन रहे हैं तो सेट्जेफ रूल लगता है। ठीक है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, या आप ये कह सकते हो कि उस कार्बन से H निकालो जिसपे क्या हो? कम H हो, है ना। उस कार्बन से H निकालो जिसपे क्या हो? कम H हो। बताओ, बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हेलोएरीन्स की है। ठीक है, अगर मैं हेलोएरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं बच्चों, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं एल्काइल हैलाइड्स के कंपैरिजन में। रीजन है कि जो हेलोजन होता है वो रिंग के साथ डिलोकलाइजेशन करता है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ अगर आपने कार्बोकैटाइन बना भी दिया तो अनस्टेबल बनेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, डिफरेंस होता है हाइब्रिडाइजेशन का। एल्काइल हैलाइड में sp3 कार्बन के संग हेलोजन ने बॉन्ड बना रखा है, और एराइल हैलाइड में बच्चों क्या है? sp2 कार्बन के संग हेलोजन ने बॉन्ड बना रखा है। ठीक, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये जो हेलोजेंस होते हैं ना, इनके पास लोन पेयर होता है, तो ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। वहीं पे आके आपके इलेक्ट्रोफाइल क्या है? आके लग जाते हैं। हेलोजिनेशन में हेलोजन लग जाएगा, सल्फोनेशन में SO3H लग जाएगा, नाइट्रेशन में NO2 लग जाएगा, इस तरीके से। देन आती है आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, पहले तो उसके लिए वुड्स रिएक्शन समझ लो जरा। वुड्स रिएक्शन समझा था? देखो, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद मेटल या सोडियम मेटल, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सर वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ से होता क्या है? NaX रिमूव हो जाता है, यहाँ से NaX रिमूव हो जाता है, और दोनों जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो आपस में क्या है? जुड़ जाते हैं, CH3 CH3। वैसी वुड्स फिटिक है, तो वुड्स फिटिक में क्या होगा? एक एल्काइल हैलाइड होगा और एक एराइल हैलाइड होगा। एल्काइल एराइल ग्रुप आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर हो गया, फिटिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली बच्चों हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की। अब हम बात करेंगे एल्कोहल फिनोल्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि एल्कोहल्स को कैसे बनाया जाता है। तो एक तरीका है बेटा, एल्कीन्स की आप हाइड्रोलिसिस कर दो। एल्कीन्स की क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिससे कि वाटर का नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे चला जाएगा जिसपे कम H होंगे अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो। देन आप रिडक्शन कर सकते हो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स का, एल्डिहाइड का, एसिड का या फिर एस्टर का, वहां से भी क्या बन जाएंगे? एल्कोहल्स बन जाएंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन होती है, एल्कीन पे अगर आप डाइबोरेन ऐड कर रहे हो फॉलोड बाय H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, तो वहां पे क्या होगा बच्चों? वहां पे ये होगा कि वाटर ऐड कर देना आप अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है?
एड वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। वाटर को कौन सा रूल अपनाते हुए ऐड कर दोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हुए, कहाँ पे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ठीक है। चलो देन हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोनिल कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले कार्बन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है वो किसके साथ लग जाता है, कार्बोनिल कार्बन के साथ लग जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है उसे एडक्ट कहा जाता है। एडक्ट का क्या मतलब है, एडिशन प्रोडक्ट। देन अगर उसकी आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कार्बन पे आया होता है पार्शियल पॉजिटिव, तो वहाँ वाटर का OH आ जाता है, ऑक्सीजन पे H आ जाता है। इस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बना सकते हो एल्कोहल्स, ठीक है। और देखो आप फिनॉल कैसे बनाएंगे सर, फिनॉल का तरीका है क्या, देखो फिनॉल का तरीका है आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट्स की हेल्प से। डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो मिलेगा उसे सिंपली वार्म कर देना, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वहां से आपको फिनॉल मिल जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की आप हाइड्रोलिसिस करा दो, वहां से फिनॉल मिल जाएगा। डाउस प्रोसेस, है ना, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन SN2 नहीं दिखाते हैं। देन क्यूमीन, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है बच्चों, ठीक है। पहले इसमें आप ऐड करते हो ओजोन, तो बनता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, देन उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है जिससे बन जाता है क्या, फिनॉल। जिससे क्या बन जाता है बच्चों, फिनॉल बन जाता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड या लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करी जाए तो बेटा OH ग्रुप जो होता है एक्टिवेटिंग होता है, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आके लग जाता है। जैसे हेलोजिनेशन में हेलोजन लग गए, ठीक है। बट अगर क्या है, ये ज़्यादा ही कंसनट्रेटेड है तो सारे पोजीशन पे आके लग जाएगा, ऐसी नाइट्रेशन में होता है। अगर कंसनट्रेटेड HNO3 है तो NO2 जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ लग जाएगा। तो अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डाइल्यूट HNO3 लेना पड़ेगा। फिनॉल्स की दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन, जिसमें आप क्या बनाते हो बच्चों, फिनॉल की एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है रीमन टीमन रिएक्शन, जहाँ पे आप सैलिसिल एल्डिहाइड बनाते हो, ठीक है। एक और है ओल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पे आप सैलिसिल एल्डिहाइड बनाते हो। ऑक्सीडेशन जब होगा फिनॉल्स का तो बेंजोक्यूनॉन मिलेगा, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईथर की अब जो पढ़ेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि सॉल्युबल होता है पानी में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। और इनकी बच्चों एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ना, कलरलेस होते हैं ये। फिर मैं अगर OH बॉन्ड के साथ क्लीवेज की बात करूं तो वही है आपका एल्कोहल्स में, जैसे आप वहाँ कर रहे थे बच्चों, HCl ZnCl2 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ। OH हटाओ Cl लगाओ, क्या मूल मंत्र है, OH हटाओ Cl लगाओ, ठीक है। और ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने का ऑर्डर क्या होता है, 3-2-1। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है उतना ही रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। टर्बिडिटी आ जाती है, एस्टेरिफिकेशन, एस्टर के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ, तीनों के साथ क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, ठीक है। एल्कोहल्स एसिडिक होते हैं बच्चों, एसिडिक करेक्टर कंपेयर करने को आ सकता है, प्राइमरी एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वाटर रिमूव हो जाता है अगर आप एसिड की प्रेजेंस में हीट करो। ऑक्सीडेशन करो पहले तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कोहल। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। एल्कोहल्स के लिए केमिकल टेस्ट तो आपको पता ही है, विक्टर मेयर टेस्ट होता है। प्राइमरी एल्कोहल है तो रेड कलर्स की वेपर आएंगी, सेकेंडरी एल्कोहल्स है तो ब्लू कलर की, टर्शरी है तो कोई कलर नहीं आएगा। बाकी ल्यूकास रिएजेंट तो था ही बच्चों, ठीक है। देन मैं आपसे बात करता हूँ बेटा ईथर्स की। देखो ईथर को क्या है, कैसे बनाओगे आप ईथर को। ईथर में दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ठीक है।
ईथर का स्ट्रक्चर देखो आप, बीच में एक ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। वो एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा ईथर के, वो अपने को नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। ये देखो, एक है विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें आप एल्काइल हैलाइड यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाता है ईथर। एक है बच्चों बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, अगर लो टेम्परेचर पे आप डिहाइड्रेशन करवाते हो तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो ये भी बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो हेलोजिनेशन हो या फिडेल क्राफ्ट आपका एल्काइलेशन हो, ग्रुप्स को कहाँ लगा देगा, ऑर्थो या पैरा पे लगा देगा, ठीक है। ईथर की रिएक्शन हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब ये लो, ठीक। अब बात करेंगे बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड पे। देखो कार्बोक्सिलिक का एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, RCOH होता है। क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या होंगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड होंगे। एरोमेटिक रिंग वाले होंगे, एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे। यूजेस है इनके रबड़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। प्रिपरेशंस की बात करूं अगर मैं, तो प्राइमरी एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके आप क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड चाहिए आपको, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस कर सकते हो नाइट्राइल्स का और अमाइड्स का, जिसमें होगा क्या, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो आप यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा किस तरीके से, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड में कार्बन पे क्या आ रखा है, पार्शियल पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पे क्या आ रखा है, नेगेटिव आया हुआ है, ठीक है। तो वाटर का H प्लस कहाँ आ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन के पास। वाटर का OH माइनस कहाँ आ जाएगा, कार्बन के पास आ जाएगा। ऐसी एक बार और प्रोसेस होगा, तो देखो आप यहाँ पे OH दो बार आ जाएगा ना, तो एक sp3 कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। एक बार और हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर OH आएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस भी इसी तरीके से होती है बच्चों। आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को पोलैरिटी देनी होती है, बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या है, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करो, RMgX या Br, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कार्बोनिल कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास यार ग्रुप इस पे आ जाएगा, तो ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। अगर मैं बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं आपसे, तो ये पोलर सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूएंट्स में सॉल्युबल होते हैं, एसिडिक करेक्टर इनका होता है, ठीक। जैसे जैसे इनके पास आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते रहोगे, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये वेपर फेज में भी जाके ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। एरोमेटिक और एरोमेटिक में अगर, एलिफेटिक में अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन किया जाए तो एरोमेटिक का ज़्यादा होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एलिफेटिक एसिड से, ठीक। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट अगर मैं इनकी आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, तो एस्टेरिफिकेशन बच्चों, एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है ना एल्कोहल का, ये कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे तो एस्टर बन के आता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। अगर रिंग सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आप रिंग से लगे हुए पहले रिंग से लगे हुए ग्रुप का पहला एटम देख लो, तो उससे आपको पता लग जाएगा। अगर उस पर मल्टीपल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हेलोजन ऐड करोगे तो मेटा पे जाएगा, अगर आप नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 मेटा पे चला जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिडक्शन कर सकते हो बच्चों, रिडक्शन हो जाता है LiLH4 की हेल्प से, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। इससे आप एल्कोहल बना लोगे। डी कार्बोक्सिलेशन होता है, सोडा लाइम वाला आपने पढ़ा था, एक कार्बन कम वाला एल्किन बन जाता है। देन OH ग्रुप का क्लीवेज होता है, तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है बच्चों, ठीक है। वो अमाइड्स के साथ हो सकता है, RNH2, ठीक है। और यहाँ से आपके पास RCO ना
RNH2NH2 ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या ऐड करोगे, CH3COCl, ये ठीक है। चलिए, और ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड। तो दो मॉलिक्यूल इसे हीट करके के दो मॉलिक्यूल, HBZ रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे गलत से लिख रखा है, इसको सही से लिख देता हूँ मैं, देखना आप। CH3COH, HBZ रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन होता है ना, और वो बीटा अल्फा कार्बन कह लो अगर इसे फंक्शनल ग्रुप है तो ये, तो कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन आके लग जाता है, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, HBZ रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है सर। देन हम बात करेंगे बच्चों एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कार्बोनिल कार्बन हो और एक तरफ बेटा H लगा हो या दोनों तरफ H लगे हो कार्बोनिल कार्बन पे। कीटोन्स है, कार्बोनिल कार्बन पे दोनों तरफ क्या लगा हो, कार्बन का ग्रुप लगा हो, ठीक। कैसे बनाओगे सर इन्हें, देखो बेटा एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हो आप, तो प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड मिल जाएंगे, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन, और टर्शरी एल्कोहल से आपको क्या मिलेगा, टर्शरी नहीं दिया, अच्छा उसी को समझा रखा है। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन की ओजोनोलिसिस करोगे, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ, जेमिनल डाई हैलाइड से ना, जेमिनल डाई हैलाइड से आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो बच्चों जेमिनल डाई हैलाइड की हेल्प से कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, यहाँ से भी आप पहले क्या बनाओगे, पहले तो आप एल्कोहल बनाओगे फिर ऑटोमराइजेशन होके हो जाएगा। रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन, हाइड्रोजन पैलेडियम मेटल पे डिपॉजिट होता है, पार्शियली पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्यूनोलिन, अच्छा रिएक्शन है ये, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनका एक अनप्लीजेंट सा ऑर्डर होता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है, बाकी सारे एल्डिहाइड और कीटोन 11 कार्बन तक क्या है, वोलेटाइल लिक्विड। सॉल्युबिलिटी बच्चों कम होती रहती है जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती रहे। बॉइलिंग पॉइंट वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेंडर वॉल फोर्सेस के, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं बॉइलिंग पॉइंट मास और साइज के। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। रिएक्टिविटी डिपेंड करती है एल्काइल ग्रुप पे, जितना स्मॉलर एल्काइल ग्रुप लगा होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी हो जाएगी। देन अगर मैं आपसे बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड में फास्ट होती हैं। रीजन है स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, ठीक है, किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। साइनाइड ऐड करते हो बच्चों, साइनोहाइड्रिन बनते हैं। सोडियम बाईसल्फाइड ऐड करते हो तो बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। अमोनिया के डेरिवेटिव्स ऐड करते हो तो वो मिलते हैं, जैसे NH2OH होता है, ये क्या हो जाता है आपका बताओ, हाइड्रोक्सिलमीन, तो ऑक्साइम बन जाता है इस तरीके से। क्लीमेंशन रिडक्शन है बच्चों, कार्बनिल कंपाउंड की रिडक्शन होती है जिंक अमलगम HCl के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओ, 2 H लगाओ। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ से भी सेम प्रोडक्ट मिलता है जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन में मिलता है। एल्डोल रिएक्शन क्या होती है बच्चों, अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन है तो बेस की प्रेजेंस में वहाँ से पहले बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर वहाँ कार्बेनाइन बनता है। वो कार्बेनाइन कंटेनिंग मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। इस तरीके से जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, एल्डोल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। कंपलसरी क्या है, प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ठीक है सर। कैनिजारो रिएक्शन कौन दिखाएगा, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन होगा नहीं, है ना, ठीक है, तो उसका एक अल्फा हाइड्रोजन सॉरी, उसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। टेस्ट कैसे करोगे, देखो एल्डिहाइड फेलिंग और टॉलन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फेलिंग के साथ रेड प्रेसिपिटेट देंगे, टॉलेंस के साथ सिल्वर मिरर देंगे, बट कीटोन रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक के लिए क्या है, डिस्टिंग्विश टेस्ट, ब्रिस्क इफर्विसेंस रिलीज होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या कराते हो, ट्रीट कराते हो। बफ कलर का प्रेसिपिटेट देता है फेरिक क्लोराइड के साथ, ठीक। तो इसकी रिएक्शन थी बच्चों, कोई रह तो नहीं गई, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों अमाइंस। अमाइंस जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अमोनिया, उसमें से एक H हटाया प्राइमरी अमीन, है ना, आपने 2 H हटाए सेकेंडरी अमीन, तीनों H हटा दिए, अल्काइल ग्रुप लगा दिए टर्शरी अमीन। इनका एंगल जो है बच्चों वो 109 डिग्री से ज़्यादा रहता है,
क्योंकि रिपल्शन होता है बल्कियर एल्काइल ग्रुप्स में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, लोअर एलिफेटिक अमाइंस कैसे होते हैं, गैसेज होते हैं, बीच वाले लिक्विड हैं बच्चों, और उससे ज़्यादा वाले क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिबिलिटी जो है, लोअर एलिफेटिक अमाइन ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जैसे जैसे बच्चों कार्बन की चेन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है सर कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स आ गए ना। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ज़्यादा होता है प्राइमरी अमीन्स का, रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, प्राइमरी अमीन्स जो है, प्राइमरी अमीन्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से कर लेगा, यहाँ से कर लेगा, यहाँ से कर लेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग फॉर्म कर सकते हैं, जिस वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से प्राइमरी अमीन का क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, टर्शरी अमीन्स का कम हो जाता है। चलो, कैसे बनाओगे सर इन्हें, बनाने की विधि क्या रहेगी, देखो आप नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करके इनको बना सकते हो। ठीक है, RNO2 SN प्लस HCl या आयरन प्लस HCl, आयरन प्लस HCl वाला मेथड प्रेफर किया जाता है क्योंकि यहाँ से FeCl2 जो बनता है वो हाइड्रोलिसिस के बाद वापस से आपको रिएक्टेंट दे देगा, है ना। अमोनोलिसिस, अमोनिया की प्रेजेंस में कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। नाइट्राइज की रिडक्शन, तो भाई मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक करो, H लगाओ। अमाइड्स का रिडक्शन यहाँ पे भी यही है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओ, H लगाओ। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे अमाइड बच्चों ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक कार्बन कम वाला अमाइन मिल जाता है। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, जो आपके पास थैलीमाइड होता है बच्चों वो रिएक्ट करता है KOH के साथ, ये बेस है, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये SN2 अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन पे, है ना, और हेलोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है नहीं, ठीक। प्राइमरी अमीन्स ही बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे SN2 अटैक होता है जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इनके बेसिक नेचर की। तो देखो इनके पास लोन पेयर होता है जिसकी वजह से बच्चों ये लुईस बेस होते हैं। गैस फेज में तो अच्छी बात है, ऑर्डर चलता है 3-2-1, क्योंकि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन ग्रुप पे क्या है, बढ़ जाएगी। एक्वस फेज में अगर मिथाइल ग्रुप लगा है तो चलता है बेटा 213, यानी कि 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और अगर बच्चों आपके पास इथाइल ग्रुप लगा है तो चलता है 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ये डिसाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड जो भी बनता है। ओवरऑल एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, एलिफेटिक अमीन ज़्यादा है एस बेसिक, देन अमोनिया, और उससे कम आ जाएंगे एरोमेटिक अमीन्स। रीज़न ये है कि एरोमेटिक अमीन्स में जो लोन पेयर होता है वो रिंग के साथ क्या होता है, डीलोकलाइजेशन में, तो वो कहीं डोनेट हो ही नहीं सकता। बेसिक नेचर आपको बता ही दिया मैंने, ठीक। इसके बाद इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, देखना आप ध्यान से। कलरलेस होता है, सॉल्युबल होता है पानी में, डिकम्पोज हो जाता है ड्राई स्टेट में। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमाइंस के प्रॉपर्टीज़ की। देखो यहाँ पे कार्बाइल अमीन रिएक्शन बच्चों, प्राइमरी अमीन्स देते हैं, ये टेस्ट भी है प्राइमरी अमीन्स का, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है। देन आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्काइलेशन हो जाएगा, एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो एसाइलेशन हो जाएगा। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, प्राइमरी अमीन है तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, जो कि बेटा बाद में, है ना, बाद में क्या करेगा, H लेके एल्कोहल बना लेगा। उसके बाद अगर मैं एरोमेटिक अमीन्स की आपसे बात करूं रिएक्शन की, तो ये बच्चों क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन बहुत हाईली एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो NH2 ग्रुप का क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन करना पड़ेगा, है ना, जिसकी वजह से एसिटिल ग्रुप आ जाएगा। अब उसके इलेक्ट्रॉन बच्चों दो जगह डीलोकलाइज होने के लिए ढूंढेंगे, है ना, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, रिंग को अच्छे से एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। जैसे Br2H2O है तो यहाँ पे तीनों जगह प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो आपको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, बताओ, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो, देन अगर आपको एसाइलेशन कराना है तो एसाइलेशन तो नहीं हो पाएगा, है ना,
एसाइलेशन और एल्काइलेशन नहीं हो पाएगा, फिडिल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। क्यों? फिडिल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो बच्चों लुईस एसिड होगा ना, उसी के संग पहले ये बॉन्ड बना लेंगे, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो तो बॉन्ड बना नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये जो है क्या है, फिडिल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाते। नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पैरा, उससे थोड़ा कम मेटा और सबसे कम ऑर्थो। तो देखो भाई, थे तो सर ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, तो मेटा प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों आ गया? क्योंकि बेटा यहाँ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई होगी, एनिलीनियम आइन बना होगा, जो कि कैसा होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका एसाइल ग्रुप जोड़ना, NH3 CH3 CO HCl, ठीक है, तो वही है, पहले प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद आप NO2 ग्रुप ऐड कर सकते हो। H2SO4 ऐड करोगे, SO3H रहेगा, आगे चल के ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक। फिडिल-क्राफ्ट रिएक्शन दिखाते नहीं है। अमाइंस को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे सर? अमाइंस को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, देखना जरा। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बच्चों अपने पास, तो प्राइमरी अमीन के साथ तो एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा ये, जो कि बेसिस में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी अमीन के साथ कंपाउंड तो बनाएगा, लेकिन बेस में इनसॉल्युबल होगा, और टर्शरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे आपकी चीज़ें क्या थी, अमाइन से रिलेटेड। डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन देख लो, हालांकि वैसे हटा रखा है, फिर भी आप देख लो। इम्पोर्टेंस क्या है, आगे आप कंपाउंड्स बना सकते हो, इससे प्रिपरेशन कैसे होती है, एनिलीन पे नाइट्रस एसिड डालते हो, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। अगर आपको बेटा यहाँ पे कोई हेलोजन लगाना है, तो Cu2H2 ले आओ सेंडमियर, या Cu+HX ले आओ गेटरमैन। क्लोरीन लगाना है, HbF4 ले आओ। आपको ये ग्रुप हटाना है N2Cl, तो आप क्या करो, फॉस्फोरिक एसिड या फिर मीथेनॉल ले आओ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डाई बनानी है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो आप फिनॉल के साथ ऑरेंज कलर की डाई बना सकते हो, और उसके एनिलीन के साथ येलो कलर की डाई, ठीक है। चल, केमिकल रिएक्शन हुई गई थी, ठीक। अब बात करेंगे बेटा बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स आप लोग अच्छे से जानते हो, सबसे लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर आपके कीटोन, या फिर ऐसे कंपाउंड जो बेटा हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन थे। ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स को फर्दर आगे हाइड्रोलाइज करना पॉसिबल नहीं है। ऑलिगोसेक्राइड्स जो बच्चों 2 से लेकर 10 यूनिट दें, हाइड्रोलिसिस होने के बाद उन्हें ऑलिगोसेक्राइड्स कहा जाएगा। पॉलीसेक्राइड्स जो कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स थे, उन्हें पॉलीसेक्राइड कहा जाएगा। मोनोसेक्राइड्स आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना। डाइसेक्राइड्स भी हैं आपके पास, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये सब ठीक है सर। पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च है आपके पास, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च जो है बच्चों वो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। दो चीज़ें होती हैं इसमें, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज की स्पेलिंग छोटी है, मतलब इसका कंपोजिशन छोटा होगा 15 से 20%, और अमाइलोपेक्टिन की स्पेलिंग बड़ी है, यानी कि यहाँ पे कंपोजिशन ज़्यादा होगा, 80 से 85%। सेलुलोज में बच्चों बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती है, और ग्लाइकोजन को एलिमन स्टार्च कहा जाता है। ये अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है। अगर मैं ग्लूकोज की प्रिपरेशन की आपसे बात करूं, तो सुक्रोज का आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ग्लूकोज को अगर आप HI के साथ हीट करते हो तो यहाँ से नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा। ग्लूकोज को अगर आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराते हो तो ऑक्साइम मिलेगा, और ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो ग्लूको पेंटा एसीटेट मिलेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन ऐसी थी बच्चों जो क्या थी, जो आप इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर से समझा नहीं सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर आया। 5th कार्बन के OH ग्रुप ने फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन के साथ रिंग बनाई, इसे क्या कहा जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा बच्चों इसलिए है क्योंकि इसमें OH राइट साइड में आएगा, डी इसलिए है क्योंकि ये प्लस ग्लिसरल्डिहाइड को क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। प्लस इसलिए क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। फिर ये क्या है कि
पायरेन के साथ रिजेम्बलेंस दिखाता है, तो वैसे आप स्ट्रक्चर इसका बता सकते हैं। हॉर्मोन्स तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा। 3 टाइप के होते हैं, स्टेरॉइड, पॉलीपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन जो है बच्चों वो फॉर्म हुआ होता है पेप्टाइड लिंकेज से, और पेप्टाइड लिंकेज होती है तो अमीनो एसिड्स के बीच। तो अमीनो एसिड्स को अगर मैं क्लासीफाई करूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो NH2 ग्रुप क्या है उसमें कम है, COH ग्रुप ज़्यादा है, तो वो कैसा हो जाएगा एसिडिक। जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा है, COH ग्रुप कम है, वो कैसा हो जाएगा बेसिक। और जिसमें दोनों चीज़ें बराबर हैं वो कैसा हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन प्लेस ऑफ सिंथेसिस, अगर बॉडी में ऐसी जगह सिंथेसिस हो रहे हैं जहाँ पहले से वो अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। लेकिन कहीं ऐसी जगह सिंथेसाइज हो रहे हैं जिन्हें बॉडी प्रोड्यूस करता ही नहीं है, तो वो कैसे हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे बेटा एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, ये तो उसको क्लासीफाई कर रहे हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं उसमें फाइबर की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ग्लोब्यूलर में सर्कुलर वे में पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज होती हैं, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन समझना, जब प्रोटीन को उसकी नेटिव फॉर्म में कुछ फिजिकल चेंज किया जाता है, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, और कोई केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, तो वहाँ से क्या होता है कि वो अपनी एक्टिविटी लॉस कर देता है, उसी को क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। चल, कडलिंग ऑफ मिल्क व मिल्क और हार्डनिंग ऑफ एग वाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है। न्यूक्लिक एसिड बच्चों आगे हेरिडिटी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए यूज होती हैं, 2 प्रकार की हैं, RNA, DNA। DNA में बच्चों डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है, और इसी के पार्टिकल जो हैं वो हेरिडिटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। DNA में जो बेस पाए जाते हैं वो ADGC, ATGC और AUGC है ना। चलो, RNA में 3 टाइप के RNA होते हैं बच्चों, mRNA, rRNA, tRNA। mRNA वो होता है जो मैसेज कैरी करता है कि यहाँ पे भाई आपको क्या है, अमीनो एसिड ले जानी है, सिंथेसाइज करनी है। राइबोसोमल जो कि साइट प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और tRNA जो कि ट्रांसफर करके ले जाता है अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड समझना बेटा, अगर बेस के पहले कार्बन पे कोई बेस अगर शुगर के पहले कार्बन पे कोई बेस आके लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, और लास्ट कार्बन पे अगर फॉस्फेट ग्रुप आके लग जाए तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। चल, तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ दिए नहीं है आपको। प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है बच्चों, फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन। टर्शरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्डिंग बताता है, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर सब यूनिट के बारे में बताता है। विटामिन्स क्या है, विटामिन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि डाइट में रिक्वायर्ड है स्मॉल अमाउंट में टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। एंजाइम्स जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो कि अपने काम के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। लॉक एंड की मॉडल से इनका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अगर मैं विटामिन्स की बात करूँ 2 टाइप के, बी एंड सी। सी वाटर सॉल्यूबल है, जिसको आपको फ्रिक्वेंटली डाइट में लेना पड़ता है। सर कौन नहीं है फ्रिक्वेंटली वाटर सॉल्यूबल, ए डी ई के नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन भी क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, मुलाकात होगी आपसे कल की क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच। पेपर पास ही है बेटा, भेज दो मीटर।